गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास हाईएस्ट मात्रा में क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम का सिंपल में स्टोर है, मतलब कि रिजर्व रखा है। पहला ऑप्शन वेनेजुएला है, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा ईरान और चौथा कनाडा। तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। देखिए, वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका का एक देश है जो लैंड एरिया में तो सऊदी अरेबिया से छोटा है, किंतु यहाँ पे जो तेल का रिजर्व है दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी नंबर 1 पे है, फर्स्ट रैंक पे आता है। ऐसे समझिए, एक होता है किसी देश के पास रिजर्व कितना है और दूसरी बात होती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा किसने करना है। तो रिजर्व ज़्यादा किसके पास है? वेनेजुएला के पास। जबकि आप कह सकते हैं प्रोडक्शन के मामले में कौन आगे चल रहा है? तो सऊदी अरेबिया। तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला, दूसरे नंबर का रिजर्व है सऊदी अरेबिया के पास, तीसरे पे ईरान आता है और चौथा नंबर पे कनाडा आता है। जी हाँ, आप कहेंगे कनाडा के पास कहाँ से तेल रिजर्व? तो कनाडा का जो नॉर्दर्न इलाका है जो हिमाच्छादित है, आर्कटिक प्रदेश में आता है, वहाँ बहुत मात्रा में जो ऑयल रिजर्व है वो पड़ा हुआ है। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन है? वेनेजुएला, दूसरा पे सऊदी अरेबिया, तीसरा पे ईरान और चौथा पे कनाडा। इसे एक और फैक्ट जान लीजिए, जो वेनेजुएला है ये न्यूज़ क्यों में है, चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो इस न्यूज़ के चर्चा में बनने का कारण है कि भारत सरकार का कुछ पैसा जो है डिविडेंड के रूप में वेनेजुएला की सरकार के पास है। तो हाल ही में अमेरिकन सरकार ने वेनेजुएला के ऊपर से अपने सैंक्शन जो थे उनको रिमूव किया है, जिस कारण वेनेजुएला का कहना है भारत से कि देखिए अभी तुम्हें पैसा रिटर्न करने के लगभग 600 मिलियन के आसपास पैसा है, पैसा रिटर्न करने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन आप सस्ता तेल ले लीजिए। इसीलिए यह न्यूज़ चर्चा में बना हुआ है। अब आया एक शब्द डिविडेंड, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है हिस्सेदारी, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है बड़ी सी और उसमें आपने इन्वेस्ट किया, मतलब उसका शेयर आपने ले रखा है, और जब साल के एंड में कंपनी अपना हिसाब करती है तो कंपनी को 100 रुपये का बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो कंपनी क्या करेगी? 100 रुपये को अपने जो भी शेयर होल्डर हैं उनके बीच बांटने की काम करेगी। तो मान लीजिए इस प्रॉफिट में से अगर आपको 10 रुपये हिस्सा मिलता है तो कहेंगे जी आपका डिविडेंड कितना मिला? 10 रुपये। तो डिविडेंड का मतलब आप समझ चुके। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द फर्स्ट नॉर्थ इंडिया बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब कि नॉर्थ इंडिया, ये जो मैप आप इंडिया के देखते हैं उसमें जो नॉर्दर्न इंडिया है उसका पहला बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठुआ। कठुआ में है। अब ये बायोटेक क्या होता है? सिंपल समझिए, जो भी जीन एडिटिंग टूल्स होती हैं, जीन जो एडिट किया जाता है जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसको कहा जाता है क्या? तो बायोटेक से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए किसी को जीन में कोई डिफ़ॉल्ट है और उसके पास ऐसी बीमारी है जो उसकी संतान में जाएगी, तो अगर वो चाहता है कि उसके संतान में ना जाए तो जो संतान का जो मतलब जब एम्ब्रियो बनेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो लैब में बायोटेक्निक के हिसाब से जो जीन उस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा तो उस जीन को रिमूव कराया जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहेंगे बायोटेक टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है कठुआ, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? पहली बात तो ये, तो इसकी हेडक्वार्टर दुबई। अब समझिए, कह रहा है ये 2023 में मेल कैटेगरी में ओडीआई में किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी केएल राहुल और जो डी है मोहम्मद सिराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल विराट कोहली को नहीं चुना गया, इनके साथ जो गिल है, सुमन गिल, उनको भी चुना गया है। 2 व्यक्तियों को ओडीआई मेल कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा नामित किया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चौथा कह रहा है कि किस हाई कोर्ट जो है, मतलब किस राज्य का हाई कोर्ट, उस राज्य की एक कम्युनिटी है हैतिज कम्युनिटी, उनको एसटी कैटेगरी में शामिल करने का राज्य तो ऑर्डर दिया था, लेकिन उस राज्य की जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया।
ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये जानने की कोशिश कर रहा है जो हाथी कम्युनिटीज़ है यह किस राज्य से अपना संबंध रखती है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी लद्दाख और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। देखिए कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है हैती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए सेंटर से रिक्वेस्ट करी थी, जिस कारण यह न्यूज़ चर्चा में आया। जबकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है कि जी नहीं, आप ऐसे तो जितने भी क्षेत्रीय ब्राह्मण सब है सबको एसटी में शामिल कर देंगे, तो अल्टीमेट जो एसटी कम्युनिटी में है वो लोग को बेनिफिट हुआ ही कहा, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाएगा। और इसका विरोध जो है हिमाचल प्रदेश की ये कम्युनिटी है गुर्जर। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ये गुर्जर कम्युनिटी है जो एसटी कैटेगरी में आती है, और ये लोग अपना जो बेनिफिट है इसको खोना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने हैती कम्युनिटी को एसटी में शामिल करने का कड़ा विरोध किया। और इनके पक्ष में हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है और तत्काल रूप से जो एसटी कम्युनिटी हैती कम्युनिटी है उनको एसटी में शामिल करने से रोक दिया है। इसको समझते हैं। अब थोड़ा सा यह समझिए कि आखिर कोई भी कम्युनिटी जो है वो एसटी में कैसे शामिल होती है। तो देखिए इसकी जो प्रोसेस है वह स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनिशिएट होती है। राज्य की सरकार जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो अफेयर्स होता है उनको नोटिस देगी कि आप इस पर कंसिडर कीजिए। ये लोग कंसिडर करेंगे, ओके करेंगे, देन ये लोग देंगे किसके पास, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। यहाँ से यह जाएगा कैबिनेट अप्रूवल के लिए, कैबिनेट अप्रूवल के लिए। जैसे कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा तो देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उस कम्युनिटी को एसटी में शामिल कर लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किसी कम्युनिटी को एसटी में शामिल कैसे किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी प्रोसेस कहाँ इनिशिएट होती है, इसकी प्रोसेस स्टेट लेवल पे इनिशिएट होती है और फाइनल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कैसे ये मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस जो इंडियन स्टेट में हाल ही में कन्नड़ जो और संस्कृत का जो इंस्क्रिप्शन है ये 10वीं सदी मतलब 10th सेंचुरी पुराना एक इंस्क्रिप्शन मतलब लेख मिला हुआ, किस वंश का है, तो ये कदम वंश का अभिलेख है। तो ये पूछ रहा है कि किस स्टेट में मिला हुआ। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी गुजरात और डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह कल द हिंदू में न्यूज़ कवर हुआ था कि गोवा में ये जो 10वीं सदी पुरानी कदम राजवंश का जो कन्नड़ और संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है मतलब लेख कहने का सिंपल सा वो मिला हुआ है। आपको इसको याद रखना है कि गोवा में, ठीक है। और गोवा में एक जो मेन नदी है आपको याद रखना है मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ फ्लो करती है, तो गोवा में फ्लो करती है और गोवा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। और साथ ही एक और नदी यहाँ पे बहती है जुआरी नदी। ये जो दोनों नदी है कहाँ फ्लो करती हैं, तो गोवा में फ्लो करती है। इसको याद रखना काफ़ी जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट कब पास किया गया था संसद के द्वारा। ऑप्शन 2003, 2002, 2019 और 2020। तो इसका सही आंसर है, पूरा इस एक्ट को एक साथ ऐसे पढ़ा जाता है, PMLA 2002। तो PMLA एक्ट कब आया था, 2002 में। अब समझिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कई बार आप सुने होंगे बट समझने की कभी कोशिश कीजिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए लॉन्ड्रिंग तो वो जहाँ कपड़े सफाई होता है और मनी मतलब पैसा, तो वैसा जगह जहाँ पैसा की सफाई होता है, ऐसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको सिंपल ऐसे समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक प्रकार का प्रोसेस है जहाँ ब्लैक मनी को, ब्लैक जो मनी है इसको वाइट में बदलने का काम किया जाता है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये होता कैसे है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस होता है कैसे। मान लीजिए कोई एक देश है ये ए और एक देश है अपना इंडिया आई। इस देश और भारत के बीच में एग्रीमेंट है कि यहाँ से कोई अगर इन्वेस्टमेंट भारत में आता है तो उस पर भारत सरकार टैक्स या तो बहुत कम लगाएगी या फिर 9 के बराबर लगाएगी। ओके, अब जिनके पास ब्लैक मनी पड़ा हो वो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एक देश में कंपनी खोलेंगे। ये कंपनी एक्चुअल में नहीं होता है, उसका ऑफिस खोलेंगे, उसको सेल कंपनी कहा जाता है।
वो एक्चुअल कंपनी नहीं है, केवल दिखाने के लिए एक कंपनी है, 2-4 आदमी बैठे हैं और यहाँ से बड़ी मात्रा में एक भारत की किसी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब भारत की सरकार का ऑलरेडी इस देश के साथ एग्रीमेंट है कि आपके देश से मेरे देश में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उस पर हम लोग टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे। इस कारण हो क्या रहा है कि ये लोग जो ब्लैक मनी लिए हुए थे ये भारत में इन्वेस्ट कर दिए और जैसे इन्वेस्ट पैसा आया तो सरकार के नज़र में आ गया और सरकार के नज़र में आया तो ये पैसा वाइट बन जाता है। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ दिन दिखाएंगे, कंपनी में लगाएंगे और धीरे धीरे यहाँ से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे और भारत सरकार के नज़र में आया मतलब वाइट पैसा हो गया। ये बहुत सिंपल टर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सिंपल सा मनी लॉन्ड्रिंग है। तो भारत में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, मेनली उसको इसी से पावर मिलता है कि वह किसी भी व्यक्ति को सीज करने का, सर्च करने का वारंट मिलता है ईडी को पीएमएलए एक्ट के द्वारा ही, इसीलिए चर्चा में बना हुआ था। अब अगला देखिए, कह रहा है इसरो का आदित्य L1 मिशन है, उसका का मतलब जो लाइफ स्पान है वो कितने दिन के लिए एक्टिव रहेगा? 5 साल, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 8 ईयर्स। इसका सही आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। बट मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि न्यूज़ चर्चा में क्यों था। तो आज जो है इसरो जो अपना आदित्य L1 लॉन्च किया था वह जो अर्थ से 1.5 मिलियन दूर गया हुआ है, 1.5 मिलियन। आज इसका मैन्यूवर किया जाएगा और इसको जो L1 पॉइंट है वहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जाएगा, यानी मिशन का सबसे क्रूशियल पार्ट आज होने वाला है, इसीलिए यह न्यूज़ चर्चा में आया हुआ था। तो आप हमें बताएंगे कि इसका लाइफ स्पान कितना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और L1 पॉइंट क्या होता है, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि स्पेस में किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड के बीच जहाँ दोनों एक दूसरे का जो ग्रेविटी है उसको बैलेंस आउट कर देते हैं और एक्चुअल जो ग्रेविटी होती है या जो पुल फैक्टर होता है यह 0 के अप्रॉक्स पहुँच जाता है। इस कारण यह यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो ना इधर जा पाता है ना इधर जा पाता है, तो ऐसे पॉइंट को L1 पॉइंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहा है किस डिस्प्यूटेड जोग्राफिकल एरिया में यूएसए और चाइना ने एक मिलिट्री ड्रिल कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जाके घूमना फिरना अभी संपन्न किया है? साउथ चाइना सी, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एलओसी। इसको समझिए कि इसका आंसर सही होगा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के लिए एक मैप मैंने रखा हुआ है, इसको आप समझिए। देखिए ये चाइना है, ये वियतनाम है। अब ये जो इलाके आपको सारे दिख रहे हैं ये सब साउथ चाइना सी के पार्ट है, साउथ चाइना सी के पार्ट है। और चाइना यहाँ पे दावा करता है ऐसे 9 डैश के माध्यम से एक लाइन ड्रॉ करता है और कहता है कि जो भी पार्ट है ये चाइना को बिलोंग करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ऑनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो है यूनाइटेड नेशन, वो कहता है कि मात्र आपका 200 नॉटिकल माइल तक ही आपका जुडिक्शन होगा, लेकिन चाइना कहता है कि मैं इसको नहीं मानता। यानी वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नेई, यहाँ जितने देश हैं सबके साथ चाइना का मिलिट्री ये डिस्प्यूट है। क्यों? इस साउथ चाइना सी को लेकर। और ये कहता है कि केवल और केवल मेरा है और किसी देश का इस पर अधिकार नहीं होगा और ना ही है। जिस कारण जो अमेरिका है, यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इन तीनों को गारंटी दे रखा है, अपने अम्ब्रेला में रखा, सिक्योरिटी अम्ब्रेला में, कि जब भी इन पे अटैक होगा तो यह यूएसए पे अटैक एक तरह से का माना जाएगा। अब विशेषकर अगर न्यूक्लियर अटैक होता है इन देशों पे तो यूएसए यह मान लेगा कि ये जो न्यूक्लियर अटैक है खुद यूएसए की ज़मीन पर हुआ है और इन देशों के बिहाफ पर यूएसए भी उस देश पे न्यूक्लियर अटैक करेगा। इसी सुरक्षा देते हुए, सुरक्षा के वचन को निभाते हुए यूएसए यहाँ हमेशा अपनी नेवी को बड़ी मात्रा में एक्टिव रखता है, इसको ध्यान रखना है। और आज का आखिरी सवाल जो एस्थेटिक जीके से रिलेटेड है, इसको देख लीजिए। कह रहा है 3 नाम आपको याद रखना है, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। इन तीनों का नाम किस लिए जोड़ा जाता है, भारतीय इतिहास में याद रखा जाता है? स्वदेशी मूवमेंट, क्या वो इंतरिम गवर्नमेंट में थे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके पार्ट थे, या फिर क्या वो इंडियन नेशनल आर्मी के
पार्ट थे। तो देखिए जो INA रिवोल्ट हुआ था, जो दिल्ली लाल किला ट्रायल आप सुनते होंगे, रेड फोर्ट जो ट्रायल चला था, रेड फोर्ट जो ट्रायल चला था उसमें इन्हीं 3 व्यक्ति को मेनली रूप से ट्रायल किया गया था, जिन्हें सज़ा मिली थी, लेकिन बाद में भारतीय की इतनी प्रेशर थी कि उस सज़ा को कम्यूट करके समाप्त कर दिया गया। इसीलिए इन 3 व्यक्ति का नाम शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का नाम इतिहास में याद रखा जाता। क्या थे वो? INA, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, जो सुभाष बाबू लीड कर रहे थे, उससे जुड़े हुए 3 ये ऑफिसर थे। तो ये था आज का वीडियो, इसको याद रखिए। और देखिए हम लोग जितने कम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग कम कवर कर रहे हैं। आप और जगह से अगर तुलना करेंगे तो आपको जो कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन का लेवल मिलेगा, बहुत अच्छा है। और आप विश्वास कीजिए एग्जाम में यही आएंगे, इसलिए इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू।